नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों का नामकरण, यानी जो कार्बन यौगिक होते हैं उनका नाम कैसे निर्धारित किया जाता है, उनकी नाम पद्धति पढ़ेंगे। कार्बन यौगिकों की 3 नाम पद्धतियां हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC। तो पहले हम IUPAC से स्टार्ट कर लेते हैं। IUPAC पद्धति में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी हाइड्रोजन भी होता है और उनमें कार्बन भी होता है, उनका नामकरण किया जाता है। तो पहले हम IUPAC को जान लेते हैं। IUPAC कहते किसे? IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ए से होगा अप्लाइड, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें क्या किया जाता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वह अणुसूत्र जिसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और कार्बन भी, जैसे मीथेन CH4, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये कैसा हो गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। ये हम आगे जानेंगे। एल्केन, एल्काइन और एल्कीन को किस किस नाम के किन्हें कहते हैं, यानी इनकी परिभाषा जानेंगे। तो पहले IUPAC जान लेते हैं। IUPAC में नामकरण किस प्रकार किया जाता है? जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका नामकरण में एक परफिक्स होता है और एक सफिक्स, यानी पूर्व लगन होता है और अनुलगन होता है। और पूर्व लगन और अनुलगन को छोड़कर जो हाइड्रोकार्बन का होता है वो पूरा नाम लिखा जाता है। अभी समझ लेते हैं कि अनुलगन और पूर्व लगन किसे कहते हैं। अनुलगन किसे कहते हैं? जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें जितने भी कार्बन की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व लगन कहते हैं। नियोन का परमाणु है, यानी जो नियोन है वो कि जो भी अणुसूत्र जैसे ये गैस होती है, यानी जो कार्बन की कितनी संख्या है उसके हिसाब से इसका तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, ना इस अणु में कार्बन की संख्या अगर इनके जो बाह्यतम कोश इसका पूर्ण होते हैं वो पूर्ण होते हैं। अब इसमें अगर एक कार्बन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो कार्बन की संख्या अगर 3 है, किसी अणुसूत्र में कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उसका पूर्ण लगन ये नियोन होगा। इस प्रकार 4 होंगे तो निष्क्रिय हो जाएगी, 5 होंगे तो उसका पूर्ण लगन ऋणायन होगा, 6 आवेशित हो जाएगी, 7 आवेशित होगी यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, 8 कार्बन होंगे तो मुक्त करेगी। यहाँ पर फाइनल एंथैल्पी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जा रही है। 9 होंगे लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इसे आपको कंठस्थ याद कर लेना है, या फिर इसे ऐसे याद ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, पेंट, हेक्स, इलेक्ट्रॉन लब्धि, नॉन और डेक। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे इसे रासायनिक समीकरण द्वारा समझते हैं, कोई पेन से हे ले लिया हमने, उदासी, नॉन और डेक। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जोड़ा भी आयु, तो ये कैसा हो गया? ऋणायन। ये हमने पहले बात की थी कि किसी भी धातु या किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो फिर ऋणावेशित हो जाता है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है जरूर होंगे तो कार्बनावेशित हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया, और इसके साथ ही कुछ ऊर्जा होंगी तो प्रोप, जैसे इस ये मीथेन का अणुसूत्र है, मीथेन का इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसका अगर हम पूर्ण लगन निकालें तो इसमें पूर्ण लगन क्या होगा? इसके अणुसूत्र में एक। अब बात कर लेते हैं इसकी आवर्तिता की, यानी आवर्त सारणी में अभी केवल आवर्त और वर्ग होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तता कैसी होती है? ये तो हो गया पूर्व लगन। जब हम इसके अलावा एक और होता है अनुलगन, यानी पूर्व लगन तो पहले लगने वाला और अनुलगन तो आवर्त में हम बाएं से जब लगन, आपको समझ में आ गया होगा से जब कि कार्बन की संख्या के आधार पर तो परमाणु लगन छोटा होता है। परमाणु आकार छोटा क्यों होता है? अनुलग्न होता है जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ जाता है, उपस्थित जब नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। जैसे अब हम सीखेंगे कोई परमाणु लगन निकालना, यानी सफिक्स कैसे लिखते हैं, सफिक्स कैसे निकालते हैं। कोई भी अणुसूत्र होता है यहाँ पर 2 कक्षक ये निकाला जाता है जो कार्बन के मध्य बंध उपस्थित होते हैं उनके हिसाब से। जैसे ये पढ़ा था कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, यानी वो ये एकल बंध भी बना सकता है, 2 कार्बन की मध्य द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। तो 3 प्रकार के बंध बना सकता है कार्बन कार्बन आपस में, एकल बंध, इसमें द्विबंध होंगे, त्रिबंध 9 होंगे। तो इस हिसाब से इसके जो अनुकूलन है, अनुलग्न है, क्योंकि जब 10 होंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी निष्क्रिय हो जाएगा, उनमें कार्बन कार्बन के मध्य
एक बंद उपस्थित है। जैसे इस कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद उपस्थित है और ये कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं और कार्बन और कार्बन बीच में एकल बंध से जुड़े हैं, और यहाँ पर धनायन 9 है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को 3 धनायन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 9 धनायन 9 इलेक्ट्रॉन कार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवृत्ति कैसे पाया जाए। अब यहाँ पर 3 कहते हैं, एल्केन कहते हैं, प्लस है होता है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर होगा, एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं, इसके लिए 3 प्लस के लिए इसका नाम हो गया होगा, यानी इतने क्षेत्र में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसे खींच लेगा। लेकिन यहाँ पर धनायन 9 होगा तो 9 का आकार बड़ा होगा, यानी 9 का जो खींचने की क्षमता है वो ज्यादा होगी। हिंदी में पढ़ना है, यानी एल्केन होता है उसका जो अनुलग्न होता है, यानी जो यहाँ तक हो गई, यानी लास्ट में 9 धनायन है होता है, तो इसकी जो दूसरा है खींचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी जब कार्बन और कार्बन के मध्य इतनी ही दूरी 2 बंद उपस्थित, जितनी दूरी पर यहाँ पर है इतनी दूरी पर यहाँ पर होगा, तो ये संयोजकता 4 हो गई, 2 तो आपस में जुड़ गए और 2 और बच रहे हैं, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं। इसका जो नाभिकीय आवेश है वो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य और यहाँ पर नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका जो अनुलग्न होता है निकलेगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो इनके हिसाब से ही होता है, जैसे एल्केन, यानी जब आवर्त में दाएं से बाएं से दाएं चलते हैं और इसमें बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का, और है कार्बन कार्बन के मध्य अगर 3 बंद, जब हम एक वर्ग में कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंद उपस्थित, तो वर्ग में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हम क्या कहेंगे, लब्धि एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन बंधुता है, उसका मान कम होता है। उसका मान कम क्यों होता है, अनुलग्न यहाँ पर 3 धनायन है, इसका जब नीचे जाएंगे तो धनायन भी बढ़ेंगे, और धनायन बढ़ेंगे तो उसको याद रखना है कि कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध उपस्थित हो तो उसका अनुलग्न होता है, लेकिन धनायन बढ़े, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य बढ़ेंगे बंध उपस्थित हो तो इसका जो अनुलग्न होता है वो एरिया है वो कितना होगा। कार्बन कार्बन के मध्य अगर त्रिबंध उपस्थित हो तो उसका जो अनुलग्न होता है वो कितना होता है, यहाँ तक एरिया होगा, यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसे अपनी तरफ खींच लेगा। अब यहाँ पर उदाहरण से समझ लेते हैं, ये खींचने की क्षमता है इसमें ज्यादा है, मीथेन गैस का जो एरिया है वो बाहर तक, इसमें जो अनुलग्न होगा यानी जो पूर्ण लगन है वो क्या होगा, यानी कार्बन वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं इसका तो इलेक्ट्रॉन कम खींचते हैं, पूर्ण लगन होगा वो तो कम होते हैं और कम आकर्षित होंगे। अब इसका जो अनुसूत्र बना के देखें, ऊर्जा कम निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी, संयोजकता 4 हो गई, यानी और दूसरा कार्बन है में बाएं से दाएं चलते हैं हाइड्रोजन जुड़ा, प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान है, कार्बन कार्बन के मध्य की बंध उपस्थित वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं एकल इलेक्ट्रॉन, जिसमें केवल एक बंध है, आकर्षित हमने पढ़ा था कि एकल बंध में जो श्रेणी होती है वो ऊर्जा निकलती है, उसका यानी उसमें जो अनुलग्न होता है वो ए। अगला गुण है विद्युत ऋणात्मकता। इस तरह से CH4 में इसे कहते हैं एकल संयोजिक यौगिकों में 2 बने असमान परमाणु या जो 2 अगर इन दोनों को जोड़ के देखें उनके मध्य जो रासायनिक बंध बनते हैं, गैस का नाम क्या होता है, परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कैसे होता है अब इसे समझ लेते हैं। जैसा भी हमने ऊपर समझा था कि सिंपल IUPAC के नावेश है वो क्या करता है, एक एरिया होता है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अपनी ओर, इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन 2 है, असमान परमाणु है, पूर्ण लगन अलग अलग क्या होगा, जैसे इसमें 2 कोष लिख देते हैं, इसमें 3 कोष पूर्ण लगन, यानी इसमें क्या हो गया 8, जो इसका पूर्ण लगन 8 हो गया असमान। अब इसमें जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन वो अगर इसके क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन जुड़े बड़े वाले क्षेत्र में आ जाएगा तो ये अपनी ओर आकर्षित करने कोई सूत्र नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर OH तो रासायनिक OH का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल आकर्षित करने की क्षमता 4 ले लेते हैं, सिंपल आकर्षित करने की। पढ़ेंगे अभी IUPAC में जब विभिन्न प्रतिस्थापी आएंगे उनमें पढ़ेंगे कि OH किस प्रकार से नामकरण करता है। पहले अगर हम पढ़ लेते हैं देखें, इसमें कार्बन 2 ऋणात्मकता में भी इसी प्रकार होगा, वो विद्युत ऋणात्मकता में 8 होगा, आवर्त में देखें तो से दाएं जाने पर तो इसका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो विद्युत ऋणता है 4 कार्बन बढ़ जाती है, 2 इसके साथ ऊपर से नीचे आते हैं तो उसी प्रकार जैसे ऊपर हो रहा था उसी प्रकार कार्बन की संयोजकता भी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, आपस में क्योंकि प्रबल नाभिकीय आवेश इनके मध्य द्विबंध उपस्थित है, तो ये कौन सी श्रेणी में आ गई, एल्केन श्रेणी में आ गई। इस कारण जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, एक बार यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, कम होता है, और जब एक आवर्त से बाएं से दाएं जाते हैं इन क्यों होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य बाएं से दाएं जाते हैं और इसका अनुलग्न होता है का मान बढ़ता है, और
अब इसके नाम को जोड़कर देखें तो इसका नाम हो गया एथेन। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक का IUPAC नाम क्या हो गया है, एथेन। तो उसका आंसर होगा इसी तरह से एल्काइन का भी उदाहरण लेकर देख लेते हैं, C2H2। अब इसका जो वो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा। अब इसमें कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है तो इसका जो पूर्ण लगन है वो कितना होगा, इसका पूर्ण लगन होगा 8। और इसमें अगर हम अणुसूत्र बना के देखें तो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और इसकी टोटल संयोजकता होती है 4, यानी इसमें त्रिबंध उपस्थित है। और जब त्रिबंध उपस्थित होता है तो ये कौन सा हो गया, एल्काइन श्रेणी में आ गया, यानी इसका जो अनुलग्न है वो क्या हो गया, आयन। और अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखें तो इसका नाम हो गया एथाइन, यानी C2H2 होता है उसका नाम एथाइन होता है, C2H4 होता है उसका नाम एथेन होता है और CH4 का नाम मेथेन होता है। तो ये हो गया सिंपल IUPAC नामकरण, यानी जिनमें हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रतिस्थापियों के बारे में। इसमें सबसे पहले हम एल्केन में प्रतिस्थापी देखें, उससे पहले एल्केन का नामकरण देख लेते हैं कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है अगर वो एल्केन है तो उसका नामकरण किस प्रकार होगा। तो इसमें जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो ये आपको याद रखना है, इसे समझेंगे भी कि इसका सामान्य सूत्र ये कैसे होता है। तो जैसे कोई भी एल्केन का उदाहरण ले लो, जैसे CH4 जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध उपस्थित हो, C2H8 C3H10। तो इस प्रकार कोई भी एल्केन ले लो जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध उपस्थित हो। अब ये मैंने कैसे लिखे, ये इस सूत्र के हिसाब से लिखे। अब इसे समझ लेते हैं। कोई भी एल्केन होता है, जैसे आपको पता है CH4 एक एल्केन है। अब इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं कि सामान्य सूत्र इसमें किस प्रकार होता है। तो C 1 है, C की संख्या 1 है, N कितना हो गया, 1 हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 × 1 + 2, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, यानी इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो CH4 होगा। अब जैसे हम सेकंड कार्बन के हिसाब से देखें, अब इसमें पहले परमाणु वो देख लेते हैं कि एल्केन ही है क्या, यानी इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध उपस्थित है। तो इसका जो संरचना है वो इस प्रकार से होगी, यानी इनमें टोटल में एक एक ही बंध उपस्थित है, टोटल एक बंध है, कहीं भी द्विबंध नहीं आया है, यानी ये कैसा है, एल्केन है। अब दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, C और C, इसमें 8 हैं, यानी यहाँ पर 8 नहीं आएंगे, यहाँ पर 6 आएंगे। अब अणु सूत्र के हिसाब से निकाल कर देखा तो यहाँ पर 6 आएंगे। तो इसमें 3 कार्बन इस तरफ और 3 कार्बन इस तरफ, यानी इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है, तो ये भी एल्केन हो गया। तो ये तो हो गया एल्केन का जो सामान्य नामकरण है, यानी जो सामान्य सूत्र है वो आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। इसमें अगर तीसरे का नामकरण करके देखें तो इसमें तीसरे का नामकरण क्या होगा। अब पहले का नामकरण हमने कैसे बताया था, कार्बन की संख्या है मेथ, कार्बन की संख्या मेथ है, और इसमें एकल बंध है तो मेथ एन, लास्ट में एन लगता है तो मेथेन हो गया। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 2 है तो इसमें हो गया एथ, और इसका जो अनुलग्न है वो क्या है, एन, एल्केन का एन होता है, तो ये हो गया मेथेन। इसी तरह से C3H8, इसका एक बार सामान्य सूत्र निकाल कर देख लेते हैं। C3N हो गया 3, तो इसमें H कितना हो गया, 2 × 3 + 2, यानी टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा, C3H8, और इसका सामान्य सूत्र 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। सारणी में हमने लिखा था 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, और ये है एल्केन, तो इसमें
प्रोपेन हो गया। तो इस प्रकार जो सामान्य सूत्र होते हैं, सामान्य नामकरण होते हैं, वो इस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे C4H10। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, C3 C4 है तो इसमें ब्यूट हो गए, ब्यूट, और है कौन सा, ये एल्केन है तो ब्यूटेन हो गया। अब इसका जो अणुसूत्र है वो किस प्रकार याद करते हैं, तो इसका अणुसूत्र अगर इस प्रकार हो, एक तो इस प्रकार हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी C4H10। एक तो इस प्रकार का अणुसूत्र हो सकता है इसका। एक और है CCC। अब बात आती है इसका नामकरण कैसे करें। अब इसके नामकरण के लिए एक नियम है कि सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर कोई भी अणुसूत्र इस प्रकार का है तो उसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, कार्बन की, ये हो सकती है, ये वाली हो सकती है, या फिर ये वाली हो सकती है। यानी जो तीनों श्रृंखलाएं हैं वो बिल्कुल समान है। तो हम कोई सी भी श्रृंखला के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया इस वाली श्रृंखला के हिसाब से, और ये कार्बन अलग रह गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसके नामकरण के लिए एक नियम है कि जो हम सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद में जो मुख्य श्रृंखला से जो बाहर रह गई है, ये इसे हम क्या कहेंगे, मुख्य श्रृंखला, और इससे बाहर रहने वाले को हम प्रतिस्थापी कहते हैं, प्रतिस्थापी। अब सबसे पहले तो हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। अब इसमें कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसका नामकरण क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, एल्केन है, तो इसका नामकरण होगा, एक कार्बन है तो मेथ, और एन है तो मेथेन, मेथेन हो गया इसका नामकरण। अब ये कार्बन, ये जो मुख्य श्रृंखला है, इसका हम पहले क्या दे देते हैं, संख्या दे देते हैं। या तो यहाँ से शुरू कर लो या यहाँ से शुरू कर लो, 1 2 3, इस प्रकार संख्या दे दी, 1 2 3। अब ये जो प्रतिस्थापी है ये कौन सी संख्या वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी संख्या वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, 2 मेथेन। प्रतिस्थापी का नाम 2 मेथेन, और फिर इसके बाद हम मुख्य श्रृंखला का नाम लिख देते हैं। मुख्य श्रृंखला का नाम क्या है, 3 कार्बन है, यानी प्रोप और एन। तो इसका जो नाम होगा वो IUPAC नाम क्या होगा, 2 मेथेन प्रोपेन होना चाहिए ये, कि 2 मेथेन प्रोपेन। लेकिन इसका नाम ये नहीं होता है, क्योंकि जो मेथेन हो गया उसका अणुसूत्र क्या होता है, CH4, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3 है। इसलिए जब भी एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसका जो लास्ट में जो अनुलग्न होता है वो एन नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, इल हो जाता है। तो इसमें इसका नाम क्या होगा, 2 मेथ, एक कार्बन है मेथ और प्रतिस्थापी है, इसके कारण इल हो गया, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसका सही जो IUPAC नेम है वो क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन। ये गलत है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया है। अब जब कोई भी एक अणुसूत्र है जिसमें प्रतिस्थापी एक से अधिक हो, अब इसमें पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेते हैं कि मुख्य श्रृंखला इसमें कौन सी होगी। तो मुख्य श्रृंखला कौन सी हो सकती है, एक तो ये सीधी हो सकती है, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी जो मुख्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। तो इसमें 5 कार्बन है, और एक हम ले सकते हैं, एक तो ये ले सकते हैं, एक हम ये भी ले सकते हैं, इसमें भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, या फिर हम ये भी ले सकते हैं, सब में 5 होगी, या फिर हम ये भी ले सकते हैं। यानी इसमें 4 प्रकार की श्रृंखलाएं ले सकते हैं, मुख्य श्रृंखलाएं ले सकते हैं, और उसमें जो कार्बन की संख्या है वो समान होगी, यानी 5 कार्बन होंगे। जैसे ये 5 कार्बन, ये वाले 5 कार्बन, 4 ये और 1 ये, तो ये भी 5 कार्बन हो गया। अब ये लेते हैं, इसमें भी 5 कार्बन हो गए और इसमें भी 5 कार्बन हो गए। यानी कोई भी श्रृंखला ले लो, इसमें जो कार्बन की संख्या है वो कितनी रहेगी, हमेशा 5 रहेगी। अब इसका नामकरण कैसे करें, इसके नामकरण के लिए एक नियम आता है कि जब एक से अधिक प्रतिस्थापी हों तो उनके लिए अलग से प्रयुक्त शब्द किए जाते हैं।
जैसे अगर एक प्रतिस्थापी हो तो उसको हम कहेंगे मोना, या फिर इसे हटा भी सकते हैं क्योंकि एक ही प्रतिस्थापी है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर दो हैं तो उसे हम कहेंगे डाई कहेंगे। तीन प्रतिस्थापी आ जाएं, एकदम समान प्रतिस्थापी होने चाहिए तो इनको जो प्रयुक्त शब्द है वो ट्राई। चार अगर आ जाए तो ट्रेट्रा, पांच पेंटा, छह हेक्सा, सात हेप्टा, आठ ऑक्टा, 9 नॉन और 10 डेका। तो इस तरह से अगर हम कोई भी मुख्य श्रृंखला ले लें, जैसे बीच वाली ले लेते हैं, जैसे इसमें कार्बन ले लिए 5, बीच वाली कार्बन ले ली। इसमें दो प्रतिस्थापी समूह हैं, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसका नामकरण कैसे करें? तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। तो इसमें प्रतिस्थापी 2 हैं, यानी अब इसमें जो मुख्य श्रृंखला है सबसे पहले उसका चयन करते हैं, उसके बाद में उसकी संख्या देते हैं। चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो, क्योंकि इसमें जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करने पर भी इसकी जो संख्या है कार्बन पे वो 2 आएगी, और यहाँ पर स्टार्ट करने पर भी संख्या 2 आएगी। तो कोई सी तरफ से स्टार्ट कर लो संख्या 2 ही आएगी, पहले प्रतिस्थापी जुड़ने वाली संख्या 2 आएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें नामकरण कैसे करें? जैसे सबसे पहले हम प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। तो इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, एक तो 2 मेथिल और एक 4 मेथिल। तो इसे हम लिख देते हैं 2 4 और मेथिल। मेथिल लिखने से पहले हमें ये याद रखना होगा कि जो समान प्रतिस्थापी होते हैं अगर वो 2 संख्या में 2 हों तो उसे हम क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। तो डाई मेथिल, और ये कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है अब इसका नाम लिखेंगे। 5 कार्बन है यानी पेंट, और एन यानी इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है? 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ा होता, यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ा होता तो इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी होती है? मुख्य श्रृंखला ये वाली हो जाती, लेकिन यहाँ पर हम इसे कार्बन को भी बढ़ा देते हैं ताकि यही मुख्य श्रृंखला हो। अब इसमें ये एक कार्बन और बढ़ गया, यानी जो प्रतिस्थापी हैं वो अलग अलग हो गए। तो इसका अगर हम नाम लिखते तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? 2 मेथिल, और ये चौथे नंबर पर है तो चौथे नंबर पर इसको क्या कहेंगे? एथिल कहेंगे। और सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं। एक तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? 2 मेथिल, और यहाँ पर हो गया 4 एथिल। तो सबसे पहले ए आता है या एम? तो ए आता है ना, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 4 एथिल, फिर दूसरे प्रतिस्थापी का 2 मेथिल, और फिर इस जो मुख्य श्रृंखला है उसका, मुख्य श्रृंखला में 7 हैं यानी हेप्टेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। अब ये एथिल क्यों आया? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है यानी एथ हो गए, और इसमें एक ये क्योंकि प्रतिस्थापी है इसलिए इसका जो अनुलग्न है वो होगा ईल, तो इसका नाम हो गया मेथिल। और ये चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो गया 4 मेथिल। और इसका नाम 2 मेथिल क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन है यानी मेथ, और जो प्रतिस्थापी होते हैं उसका नाम लगाते हैं इल, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल। यानी इस अणुसूत्र का जो IUPAC नेम है वो क्या है? 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। अब ये तो हो गया कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर प्रतिस्थापी है तो उसका नामकरण कैसे करें। यदि एक कार्बन होगा प्रतिस्थापी में तो उसे हम क्या कहेंगे? मेथिल कहेंगे। 2 कार्बन होंगे जैसे यहाँ पर था उसे हम कहेंगे एथिल। 3 कार्बन होंगे उसे प्रोपिल कहेंगे। प्रोपिल क्यों कहेंगे? उसमें 3 कार्बन है इसलिए उसका नाम प्रोप, और प्रतिस्थापी है इसके इसलिए उसे इल कहेंगे यानी प्रोपिल कहेंगे। इसी तरह अगर 4 कार्बन हो तो उसे हम ब्यूटिल कहेंगे। और अगर प्रतिस्थापी कुछ इस तरह से हो, प्रतिस्थापी यहाँ पर जोड़ने वाला कार्बन है, इसके साथ अगर एक और कार्बन जुड़ा हो, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो इस तरह इसका नाम क्या होगा? इसका अगर नाम देखें तो इसका नाम होगा, इसमें कार्बन है 3, कार्बन 3 है यानी प्रोप, और अगर प्रतिस्थापी है तो इसके प्रोपिल, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग है तो इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल। तो अगर
इस प्रकार का प्रतिस्थापी हो तो उसका नाम होगा आइसोप्रोपिल। और अगर प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन नहीं है, हैलोजन समूह है, हैलोजन यानी जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन गैस है यदि, तो उसका नाम क्या होगा, उन प्रतिस्थापियों का नाम क्या होगा, उनका नाम होगा क्लोरो। अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आई है तो यानी आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, नाइट्रोजन है तो नाइट्रो। तो इस प्रकार अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड यदि प्रतिस्थापी हैं तो इनका जो प्रतिस्थापी नामकरण है वो क्या होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो। यहाँ पर हमारा एल्केन का नामकरण पूरा होता है, यानी आपने एल्केन का नामकरण पूरा कर लिया है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर कोई अणुसूत्र इस प्रकार से है, तो अगर इसका नामकरण निकालना है तो इसका नामकरण कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद में संख्या लिखेंगे, उसके बाद में प्रतिस्थापी का चयन करेंगे कि प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं, फिर प्रतिस्थापी का नामकरण लिखेंगे, फिर जितने भी कार्बन है उनका नाम, फिर अनुलग्न लिखेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसका नाम करने की ट्राई करें। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। इसमें सबसे पहले ये एक कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसकी संयोजकता 4 होती है, एक इसके साथ, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी इसमें 3 कार्बन। तो इस प्रकार सब में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं है, केवल अपने को कार्बन देखने हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है और उसके हिसाब से हमें नाम निकालना है। इसमें हमें देखना है कि कोई भी कार्बन है उसके मध्य द्विबंध उपस्थित नहीं है, कोई भी कार्बन है उसमें सब में एकल बंध है, यानी ये कैसा है, एल्केन है। तो हमें इसे एल्केन के हिसाब से इसका नामकरण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। इसमें मुख्य श्रृंखला कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाली जो है वो 6 की है। और देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी भी 6 ये, या कर लो ये, या कर लो, कोशिश कर लेते हैं और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 हैं। और एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सबसे बड़ी जो कार्बन की श्रृंखला है वो ये वाली है, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है। तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेते हैं कि इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी। अब इसकी संख्या देखते हैं कि इसकी संख्या किस प्रकार से होगी। तो यहाँ से अगर हम संख्या स्टार्ट करें तो 1 2 3, 3 चौथे पे आ रहा है, 5 6 7, यानी टोटल अगर यहाँ से चालू करें तो प्रतिस्थापी कौन कौन संख्या पे आएंगे, तीसरे कार्बन पर, चौथे कार्बन पर और छठे कार्बन पर। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आएंगे दूसरे कार्बन पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे कार्बन पर, पांचवें कार्बन पर, यानी इस प्रकार यहाँ से तो चालू करेंगे तो दूसरे, चौथे और पांचवें। जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहला जो प्रतिस्थापी है वो तीसरे नंबर पर आता है, जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसकी संख्या देख ली, दे दी हमने संख्या, ये इसकी संख्या है कार्बन की। अब हम देखेंगे कि इनका जो प्रतिस्थापी हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रतिस्थापी 3 हैं, एक ये वाला प्रतिस्थापी है, एक ये वाला प्रतिस्थापी है और एक ये वाला। अब इनका नामकरण क्या होगा, मेथ, एक कार्बन है मेथ और इल, यानी इसका नाम हो गया मेथिल, और ये दूसरे कार्बन पर साथ जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल। अब अगले कार्बन पर बढ़ते हैं, इसका जो नामकरण है वो क्या होगा, प्रतिस्थापी का नाम, इस प्रतिस्थापी का नाम होगा, 2 कार्बन है तो एथ और इल, एथिल, यानी चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया 4 एथिल। अब बढ़ते हैं 5वें कार्बन पर। 5वें कार्बन पर जो प्रतिस्थापी है इसका नाम क्या है, 5 मेथिल। अब इसका नामकरण लिखते हैं कि इसका नामकरण किस प्रकार से होगा।
तो सबसे पहले हम करेंगे प्रतिस्थापी का नाम कि कौन सा प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख लेते हैं। प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं, यानी जिसका अंग्रेजी में नाम पहले आता है उसे हम पहले लिखते हैं। तो इसमें स्टार्ट हो रहा है एम से, मेथिल। ये हो रहा है एथिल, ए से, सॉरी ई से होता है एथिल, ETHYL। अब ये हो रहा है मेथिल। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ई से आ रहा है, तो इसका नाम होगा 4 एथिल। अब मेथिल का नाम लिखते हैं क्योंकि 2 यही बचे हुए हैं। तो अगर 2 समान प्रतिस्थापी आ जाएं तो उनके लिए क्या होगा? डाई लगेगा। तो इसकी संख्या लिख लेते हैं 2 5 डाई मेथिल। तो ये टोटल प्रतिस्थापियों का नाम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में लास्ट में लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का। ये मुख्य श्रृंखला में 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। तो इसका नाम हो गया हेप्ट। और सारे कार्बन के मध्य एक बंध उपस्थित है, तो इसका नाम जो अनुलग्न होगा वो होगा एन। तो इसका टोटल जो नाम है IUPAC नाम क्या होगा? 4 मेथिल 2,5 डाई एथिल हेप्टेन। तो इसका नामकरण क्या होगा इस अणुसूत्र का? 4 मेथिल 2,5 डाई मेथिल हेप्टेन। इसी तरह से एक इजी सा और देख लेते हैं। जैसे ये कोई 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें इनके उदाहरण देख लेते हैं कि अगर ये प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों तो उनका नामकरण कैसे होगा। तो मान लो यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2 और यहाँ पर I। अब इसका जो IUPAC नाम है वो क्या होगा? इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नामकरण करने से लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें मुख्य श्रृंखला ये होगी क्योंकि और कोई कार्बन है ही नहीं। अब इसमें लिखते हैं जो प्रतिस्थापी हैं उनका नामकरण। प्रतिस्थापी 2 हैं, एक ये वाला प्रतिस्थापी और एक ये वाला प्रतिस्थापी। सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं। कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला होती है उसका संख्या लिखते हैं। अब इसकी संख्या यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, और यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ पर अगर यहाँ से चालू करेंगे तो भी दूसरे और तीसरे पे आ रहा है, और यहाँ से चालू करेंगे तो भी दूसरे और तीसरे पे आ रहे हैं। तो इस स्थिति में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस स्थिति में उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी की जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो ज़्यादा आ रही है। जैसे पहले हम संख्या को छोड़ देते हैं, इनका नामकरण देखते हैं। इसका होगा आई का क्या होता है? आयोडो। तो आयोडो, इसका आयोडो, और इसका होगा नाइट्रो। अब इसमें आपको देखना है अल्फ़ाबेट नेम। अल्फ़ाबेट नेम ये आई से चालू हो रहा है और ये एन से चालू हो रहा है। तो पहले एन आता है या आई आता है, तो यहाँ से संख्या स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4, यानी इधर से संख्या स्टार्ट होगी। अब इसका नाम क्या होगा? जो आयोडो है उसका नाम होगा 2 आयोडो और इसका नाम होगा 3 नाइट्रो। और अब इसका नाम लिखते हैं IUPAC। तो 2 आयोडो, क्योंकि आई पहले है तो आयोडो, उसके बाद में 3 नाइट्रो और 4 कार्बन है यानी ब्यूट, और सारे कार्बन के मध्य एक एक बंधु उपस्थित है यानी एन। तो इसका नाम होगा 2 आयोडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये कोई कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन, उसका अणुसूत्र है। अब ये कोई अणुसूत्र है, कार्बन की जो श्रृंखला है उसका अणुसूत्र है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी जो भी श्रृंखला सबसे बड़ी होगी उसका चयन करेंगे। तो इसमें देखेंगे कार्बन की श्रृंखला कितनी बड़ी है? 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ी यही लग रही है। और देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ी ये वाली श्रृंखला है। आप सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला यानी जो मुख्य श्रृंखला का चयन हमने कर लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? जो विभिन्न प्रतिस्थापी हैं उनको देख लेंगे कि विभिन्न प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं। एक ये वाला प्रतिस्थापी है, एक ये प्रतिस्थापी है, एक ये प्रतिस्थापी है,
एक ये प्रतिस्थापी है और एक ये प्रतिस्थापी है। तो इसे अगर हम छोड़ देते हैं, ये हमारी 10th लेवल तक के लिए नहीं है। ये बाकी जो ऑल जो क्लासेस हैं जैसे 11th और 12th, उनमें सीधा मान लेते हैं यहाँ पर आयोडीन जुड़ा हुआ है। ये आप 11th और 12th में पढ़ोगे कि यहाँ पर अगर कार्बन हो और यहाँ पर आयोडीन हो तो उसका नामकरण कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बार सिंपल ही पढ़ लेते हैं। तो इसका नामकरण करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, जो मुख्य श्रृंखला है उसकी संख्या लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 2 3, यानी जो पहला प्रतिस्थापी है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हम यहाँ से चालू करते हैं तो दूसरे कार्बन पर यहीं से जुड़ा हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसकी अल्फ़ाबेट नेम, यानी अल्फ़ाबेट नेम देख लेते हैं कि पहले कौन सा अल्फ़ाबेट नेम आएगा। तो पहले आएगा क्लोरीन। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कार्बन है, 7 कार्बन है इस श्रृंखला में, टोटल 7 कार्बन है। अब इस 7 कार्बन में पहले हम प्रतिस्थापियों का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि जब IUPAC नेम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस प्रतिस्थापी का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होगा, एक कार्बन है यानी मेथिल, और तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है यानी 3 मेथिल, इसका नाम होगा 3 मेथिल। इसका नाम भी सेम ही हो गया, 3 मेथिल, क्योंकि तीसरे कार्बन पर जुड़े हुए ये मेथिल समूह। चौथे कार्बन पर जुड़े वाले इसका क्या कहेंगे, 4 आयोडो। ये जुड़ा हुआ है छठे कार्बन पर यानी 6 नाइट्रो, और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है दूसरे पर यानी 2 क्लोरो। अब इसका नामकरण लिखते हैं। सबसे पहले हम IUPAC नामकरण कैसे लिखते हैं, पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं। तो पहले प्रतिस्थापियों का नाम देख लेते हैं। इसका नाम स्टार्ट हो रहा है C से, क्लोरो। इसका नाम हो रहा है N से, I, M और M। तो इसमें सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है, C यानी क्लोरो। सबसे पहले हम क्लोरो का नाम लिख लेते हैं, 2 क्लोरो। C के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, I आता है। तो C 2 क्लोरो 4 आयोडो। उसके बाद में I के बाद में क्या आता है, M आता है, और उसके बाद में N आता है यानी MN। तो पहले M लिख लेते हैं। जब दो प्रतिस्थापी समान हो, यानी ये दोनों प्रतिस्थापी समान है, तो इसका नाम लिख लेते हैं 3 डाई, यानी 2 लिख लेते हैं, 2 है तो इसका लिख लेते हैं डाई और मेथिल, डाई मेथिल। और छठे कार्बन पर नाइट्रो, 6 नाइट्रो। और उसके बाद में जो मुख्य श्रृंखला है उसका नाम लिख लेते हैं। मुख्य श्रृंखला में 7 का कार्बन है यानी हेप्ट और एन। इसका नाम होगा 2 क्लोरो 4 आयोडो 3 डाई मेथाइल 6 नाइट्रो हेप्टेन।